This Hindi dub video has been created solely for educational and informational purposes. All original rights and credits belong to the respective content creators. We do not claim ownership of the original material. The rightful copyright owner and wish to get in touch with us, please contact us via the details provided on our channel's about page. ये अद्भुत था, ये मन को झकझोरने वाला था। जीव विज्ञान के प्रश्नों के बाद मैंने उन्हें टाइप करने को कहा, आप जानते हैं एक बीमार बच्चे के पिता से आप क्या कहेंगे? और इसने ये बहुत ही अच्छा दिया, सावधानी पूर्वक उत्कृष्ट उत्तर दिया जो शायद कमरे में हम में से किसी से भी बेहतर था। और फिर ऐसा था जैसे वाह, इस चीज का दायरा क्या है? क्योंकि ये बहुत बेहतर है। नमस्ते सभी को, बिहाइंड द टेक में आपका स्वागत। मैं आपका होस्ट हूं केविन स्कॉट, माइक्रोसॉफ्ट के सीटीओ। इस पॉडकास्ट में हम टेक की गहराई में जाएंगे। हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारी आधुनिक तकनीकी दुनिया को बनाया और समझेंगे कि उन्हें क्या प्रेरित किया। मेरे साथ जुड़ें ताकि कंप्यूटिंग के इतिहास और आज की तकनीक के पर्दे के पीछे की जानकारी प्राप्त कर सकें। बने रहिए। नमस्ते, बिहाइंड द टेक में स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही विशेष मेहमान के साथ एक शानदार एपिसोड है। बिल गेट्स, जिन्हें पिछले कई दशकों में प्रौद्योगिकी की दुनिया और बड़े पैमाने पर दुनिया पर उनके अविश्वसनीय प्रभाव के कारण किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, पिछले कुछ महीनों से माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई में टीमों के साथ बहुत करीबी से काम कर रहे हैं। हमें यह सोचने में मदद कर रहे हैं कि एआई में हम जो अद्भुत क्रांति अनुभव कर रहे हैं वह ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, हमारे सभी हितधारकों और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए क्या मायने रखती है। पिछले महीनों में बिल के साथ मेरी बातचीत से मैंने इतना कुछ सीखा है कि मुझे लगा कि आज आप सभी श्रोताओं के साथ उन बातचीतों की एक छोटी सी झलक साझा करना एक बढ़िया बात होगी। इसके साथ आइए बिल का परिचय दें और एक शानदार बातचीत शुरू करें। आज शो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे उन अधिक दिलचस्प चीज़ों में से एक के साथ शुरू करना चाहता था जो पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी में हुई हैं, जैसे कि GPT-4 और ChatGPT, और हम माइक्रोसॉफ्ट में ओपन एआई के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के प्रसारित होने तक ओपन एआई ने दुनिया को GPT के बारे में अपनी घोषणा कर दी होगी। पर मैं एक तरह से मंच तैयार करना चाहता हूं। ओपन एआई के बाहर GPT-4 के पहले उदाहरण का अनावरण वास्तव में पिछले अगस्त में आपके लिए एक डिनर पर किया गया था, जिसकी मेजबानी आपने रीड और सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन और सत्य और कई अन्य लोगों के साथ की थी। और ओपन एआई के लोग आपको यह दिखाने को लेकर बहुत चिंतित थे क्योंकि आपके साथी के कारण एआई के लिए मानक वास्तव में बहुत ऊंचा रहा था। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में बहुत मददगार रहा है। वास्तव में वह दबाव जो आपने हम सभी पर डाला था कि स्वीकार्य उच्च महत्वाकांक्षी एआई कैसा दिखेगा, और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था, वह डिनर आपके लिए कैसा था? आपकी क्या राय थी? आप पहले क्या सोच रहे थे और क्या अगर कुछ भी आपके मन में बदला जब आपने GPT-4 देखा था? हाँ, तो एआई हमेशा से आप जानते हैं कंप्यूटर विज्ञान का परम लक्ष्य रहा है। और आप जानते हैं जब मैं युवा था, स्टैनफोर्ड रिसर्च में एक अस्थिर रोबोट चीजों को उठाने की कोशिश कर रहा था और विभिन्न तर्क प्रणालियां थीं जिन पर लोग काम कर रहे थे। आप जानते हैं सपना हमेशा किसी तरह की तर्क क्षमता रखती थी। मशीन लर्निंग के आने तक एआई में समग्र प्रगति काफी मामूली थी। यहां तक कि स्पीच रिकॉग्निशन भी मुश्किल से ही संतोषजनक थी। तो हमारे पास वह विशाल त्वरण था मशीन लर्निंग के साथ, विशेष रूप से जब संवेदी चीजों में, भाषण को पहचानने, चित्रों को पहचानने में, और यह अद्भुत था। और ये बस आप जानते हैं लगातार बेहतर होता गया और पैमाना उस चीज का हिस्सा था। लेकिन हम अभी भी कुछ चूक रहे थे जो जटिल तर्क से जुड़ा था, टेक्स्ट पढ़ने और वह करने की क्षमता से था जो एक इंसान करता है, जिसे उद्धरण उस टेक्स्ट में क्या है यह समझना कहते हैं। और इसलिए जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ काम कर रहा था, मुझे कई बार स्वतंत्र रूप से उन्हें देखने का मौका मिला और वे बहुत सारे टेक्स्ट जनरेशन कर रहे थे। उनके पास एक छोटी रोबोट आर्म थी। प्रारंभिक टेक्स्ट जनरेशन के दौरान अभी भी एक व्यापक और गहरी समझ नहीं दिखाई देती थी। इस चरण में तकनीकी सीमाएं स्पष्ट रूप से मौजूद थीं। आप जानते हैं, यह एक वाक्य बना सकता था जो कहता है जो शिकागो में है, और फिर 2 वाक्य बाद कहता है जो सिएटल में है, जो अपने स्थानीय संभाव्य अर्थ में आप जानते हैं एक अच्छा वाक्य था। लेकिन एक इंसान के पास अनुभव और पढ़ाई के माध्यम से दुनिया की व्यापक समझ होती है। ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए जब वे GPT-3 और यहां तक कि GPT-4 के प्रारंभिक संस्करणों के बारे में उत्साहित थे, मैंने उनसे कहा, अरे अगर आप एक उन्नत प्लेसमेंट जीव विज्ञान परीक्षा पास कर सकते हैं जहां आप एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जो प्रशिक्षण सेट का हिस्सा नहीं है या उनमें से कई हैं और पूरी तरह से हाल के जवाब देते हैं, यह जानते हुए कि जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कई में से एक है, अगर आप उस ट्रेनिंग कॉर्पस में मौजूद चीजों के बारे में बात करेंगे तो आप वाकई मेरा ध्यान खींचेंगे, क्योंकि यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। और इसलिए आप जानते हैं, कृपया इस पर काम करें। मुझे लगा आप जानते हैं कि वे 2 या 3 साल के लिए चले जाएंगे, क्योंकि मेरी अंतर्दृष्टि हमेशा यह रही है कि हमें ज्ञान प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मक तर्क को अधिक स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, ताकि हम कुछ आविष्कारों की दूरी पर हों जहां यह पढ़ने और लिखने में बहुत अच्छा हो और इसलिए एक सहायक के रूप में कार्य कर सके। और इसलिए यह अद्भुत था कि आप और ग्रेग और सैम गर्मियों में कह रहे थे, शायद इससे पहले कि हम आपको यह चीज दिखाने आए ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह वास्तव में वैज्ञानिक सीखने पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और अगस्त में उन्होंने कहा, हाँ चलो इस चीज को शेड्यूल करें।
और इसलिए सितंबर की शुरुआत में हमारे पास रात के खाने के लिए मेरे घर पर काफी बड़ा समूह था, शायद कुल 30 लोग, जिसमें बहुत सारे अद्भुत ओपन एआई लोग शामिल थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से एक अच्छे आकार का समूह सत्या वहां थे और उन्होंने इसे एपी जीव विज्ञान के प्रश्न दिए और मुझे एपी जीव विज्ञान के प्रश्न देने दिए। और एक अपवाद के साथ इसने वास्तव में एक बहुत अच्छा काम किया है। मुझे इसकी प्रभावशीलता से काफी संतुष्टि मिली। और अपवाद गणित से संबंधित था, जिस पर हम बाद में आ सकते हैं। पर यह अद्भुत था, यह दिमाग उड़ाऊ था। जीव विज्ञान के प्रश्नों के बाद मैंने उन्हें टाइप करने के लिए कहा, आप एक बीमार बच्चे के पिता से क्या कहते हैं? और इसने यह बहुत सावधानीपूर्वक उत्कृष्ट जवाब दिया, जो आप जानते हैं शायद कमरे में हम में से किसी से भी बेहतर हो सकता है। और इसलिए यह है, वाह, ये क्या है, इस चीज का दायरा क्या है, क्योंकि यह बहुत बेहतर है। और आप जानते हैं, हमने रात के बाकी हिस्से में ऐतिहासिक प्रश्न पूछे, जैसे कि चर्चिल की आलोचनाएं क्या हैं, या अलग अलग चीजें। और यह बस आकर्षक था। और फिर अगले कुछ महीनों में जैसे ही मुझे एक खाता दिया गया और सल खान को उन शुरुआती खातों में से एक मिला, यह विचार कि आप इससे कॉलेज आवेदन लिखवा सकते हैं, या आप जानते हैं फिर से लिखवा सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता की घोषणा को उस तरह से जैसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा होगा। और यह लिखने में इतना सक्षम था, आप जानते हैं कविताएं लिखना, इसे एक धुन दें जैसे हे झूठ और इसे बताएं उसके बारे में लिखने के लिए, इसे बताएं कि एक टेड लैसो एपिसोड लें और निम्न चीजों को शामिल करें। खैर, सितंबर के उस दिन से मैंने कहा, वाह, ये एक मौलिक परिवर्तन है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी भी काम करने की जरूरत है, लेकिन ये एक मौलिक प्रगति है। और ये लोगों को भ्रमित कर रहा है कि अभी ये नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, ये पूर्ण नहीं है। लेकिन सुनिए, प्राकृतिक भाषा अब वह प्राथमिक इंटरफेस है जिसका हम चीजों का वर्णन करने के लिए उपयोग करेंगे, यहां तक कि कंप्यूटर के लिए भी। और इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रगति है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ कई अलग अलग चीजें हैं। यहाँ चर्चा करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन शायद सबसे पहले हमें यह बात करनी चाहिए कि यह किसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग इसे एक एजीआई या पूर्ण विकसित तकनीक समझ लें। यह जरूरी है कि हम इसकी सीमाओं के बारे में स्पष्ट रहें, कि इसे बेहतर बनाने और सुधारने के लिए बहुत अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ेगा। आपने गणित का उल्लेख किया था, इसलिए मैंने सोचा शायद हम थोड़ा इस बारे में बात करें कि आपके विचार से समय के साथ इन प्रणालियों में क्या बेहतर होना चाहिए और हमें अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित करनी चाहिए। हाँ, तो ऐसा लगता है कि यह एक सामान्य समस्या है कि जब संदर्भ के ज्ञान की बात आती है, ठीक है, मैं आपको कुछ बताता हूं और कुछ उत्पन्न करता हूं। मनुष्य समझते हैं, ओह, मैं यहां काल्पनिक चीजें बना रहा हूं, या मैं आपको ऐसी सलाह दे रहा हूं कि अगर यह गलत है तो आप गलत स्टॉक खरीदेंगे या गलत दवा लेंगे। और इसलिए मनुष्य के पास यह बहुत गहरा संदर्भ होता है कि क्या चल रहा है। एआई की यह समझने की क्षमता कि आपने संदर्भ बदल दिया है, जैसे अगर आप मजाक कर रहे हैं और फिर एक गंभीर सवाल पूछते हैं, तो इंसान आपके चेहरे या बदलाव की प्रकृति से समझ लेता है कि आप अब गंभीर हो गए हैं। ठीक है, हम मजाक वाली चीज में नहीं हैं, ये मजाक करना चाहता है। आपको कभी कभी रीसेट करना पड़ता है ताकि जो भी बात मैं उठाऊं उसके बारे में मजाक ना बने। और इसलिए मुझे लगता है कि संदर्भ की भावना महत्वपूर्ण है और इसमें काम है। ये इस बात से भी जुड़ा है कि किसी समस्या पर कितनी मेहनत करनी चाहिए। जब हम गणित की समस्या देखते हैं तो हम जानते हैं कि इसे सही रूप में लाने के लिए हमें 5-6 बार सरलीकरण करना पड़ सकता है। और इसीलिए हम इन कटौतियों को कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, जबकि आज तर्क स्तरों के माध्यम से अवरोहण की एक रैखिक श्रृंखला है। और अगर सरलीकरण को 10 बार चलाने की आवश्यकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। तो आप जानते हैं, गणित एक बहुत ही अमूर्त प्रकार का तर्क है, और अभी मैं कहूंगा कि यही स्थिति है। सबसे बड़ी कमजोरी अजीब तरह से यह है कि यह कई गणित समस्याओं को हल कर सकती है, और कुछ गणित समस्याएं ऐसी होती हैं जहां अगर आप इसे अमूर्त रूप में समझाने के लिए कहें तो यह मूल रूप से एक समीकरण या एक प्रोग्राम बनाता है जो गणित की समस्या से मेल खाता है। यह उसे पूरी तरह से करता है और आप इसे एक सामान्य सॉल्वर को सौंप सकते हैं। अगर आप इसे खुद संख्यात्मक काम करने को कहें तो यह अक्सर गलतियां करता है। और यह बहुत मजेदार है, क्योंकि कभी कभी यह बहुत आत्मविश्वास से कहता है, अरे, या यह कहेगा, ओ, मैंने गलत टाइप किया। वास्तव में इस दृश्य में कहीं भी टाइपराइटर नहीं है, इसलिए गलत टाइप करने की धारणा वास्तव में बहुत अजीब है। और इसलिए आप जानते हैं, चाहे ये वर्तमान कमजोरियां हों, इन्हें ठीक होने में 6 महीने, 1 साल या 2 साल लग सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक गंभीर स्थिति है जहां यह कोई काल्पनिक चीज नहीं बना रहा है, और फिर हमारे पास एक अधिक कल्पनाशील मोड है। आप जानते हैं, इसका कुछ हिस्सा पहले से ही प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर हो रहा है, और अंततः प्रशिक्षण के जरिए और गणित के लिए इसे प्रशिक्षित करना। हो सकता है कुछ विशेष प्रशिक्षण हो, वह कार्य जो किया जाना आवश्यक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समस्याएं मौलिक हैं। और आप जानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, ओह, यह सांख्यिकीय है तो यह कभी एक्स नहीं कर सकता। ये बकवास है। आप जानते हैं, हर उदाहरण जो वे देते हैं किसी विशिष्ट चीज का जो यह नहीं कर सकता, कुछ महीने रुकें, शायद स्थिति बदल जाए। और यह बहुत अच्छा है। इसकी अच्छाई का वर्णन करना, जो लोग इसे बेकार कहते हैं वे वास्तव में गलत हैं, और जो लोग सोचते हैं कि यह एजीआई है, आप जानते हैं, वे गलत हैं। और हम जो बीच में हैं, बस आप जानते हैं, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे सही तरीके से लागू किया जाए। बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं, किसी की कॉलेज आवेदन में मदद करना। मेरा अगला कदम क्या है? मैंने क्या नहीं किया है?
आप जानते हैं मेरे पास निम्नलिखित लक्षण हैं जो वास्तव में आप जानते हैं उन चीजों की सीमा के भीतर हैं जो ये काफी प्रभावी ढंग से कर सकता है। हाँ, खैर, मैं इस धारणा के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि यह तर्क में सहायता करने के लिए उपकरणों का उपयोग कर सकता है। और मैं आपको इस सप्ताहांत का एक उदाहरण दूँगा अपनी बेटी के साथ। तो मेरी बेटी के पास ये असाइनमेंट था जहाँ उसके पास एक 115 शब्दावली शब्दों की सूची थी और उसने 1000 शब्दों का निबंध लिखा था। और उसका उद्देश्य था कि वह इस 1000 शब्दों के निबंध में जितने भी शब्दावली शब्दों का उपयोग कर सके, करे, जो सतह पर एक प्रकार का हास्यास्पद काम है। सही। लेकिन उसने यह निबंध लिखा था और वह इस सूची को मैन्युअल रूप से समझने की कोशिश कर रही थी। इस शब्दावली सूची में उसका स्कोर निकालना एक कठिन काम था और यह बहुत ही उबाऊ प्रक्रिया थी। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह कह रही थी, "ठीक है, मुझे यहाँ शॉर्टकट चाहिए। पापा, क्या आप मुझे एक चैट जीपीटी खाता दिला सकते हैं? मैं इसमें डालूँगी और यह मेरे लिए कर देगा।" और हमने इसे कर दिखाया। और चैट जीपीटी, जो जीपीटी 4 मॉडल नहीं चला रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीपीटी 4 इसे सही ढंग से समझ पाता। ये बिल्कुल सटीक नहीं था। लेकिन फिर मैंने उसे मेरे साथ ये करने के लिए कहा कि चलो चैट जीपीटी को एक छोटा-सा पाइथन प्रोग्राम लिखने देते हैं, जो कुछ बहुत सटीक तरीके से कर सके। मेरा मतलब है, ये एक बहुत ही सरल प्रारंभिक सीएस समस्या है और इस समस्या को हल करने के लिए पाइथन कोड बिल्कुल सही था और मुझे तुरंत मेरा समाधान मिल गया। ये बस अद्भुत है। और मेरी 14 साल की बेटी जो प्रोग्रामिंग नहीं करती, उसने सब कुछ समझ लिया जो हो रहा था। ऐसा मुझे नहीं पता कि आपने पिछले महीनों में इस पर कितना सोचा है, क्योंकि जब हम जटिल गणितीय समस्या हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास संज्ञानात्मक उपकरणों का पूरा सेट होता है, जिसे हम उपयोग करते हैं। जैसे ये अमूर्तताएँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो हमें जटिल समस्याओं को छोटी, कम जटिल समस्याओं में तोड़ने में मदद करती हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है कि इन प्रणालियाँ कोड के साथ ऐसा कैसे कर पाएँगी। हाँ, यह लिखने में बहुत अच्छा है। ये बस एक दिमाग उड़ाने वाली चीज है। लेकिन जब आप प्राकृतिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक ड्राइंग प्रोग्राम के लिए जिसमें आप विभिन्न वस्तुएं चाहते हैं और आप उन्हें कुछ तरीकों से बदलना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप अभी भी रंगों को ठीक करने के लिए मेनू चाहते हैं, लेकिन एक स्क्रैच ड्राइंग बनाने के लिए प्राथमिक इंटरफेस भाषा होगी। और अगर आप एक दस्तावेज का सारांश चाहते हैं, तो यह कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं यह बेहद अच्छी तरह से कर सकता है। और इसलिए जब आपके पास बड़े पैमाने पर पाठ होते हैं, जब आपके पास पाठ निर्माण की समस्याएं होती हैं, जैसे एक चैट जीपीटी का मामला, जहां एक डॉक्टर को बीमा कंपनियों को यह समझाने के लिए लिखना पड़ता था कि वह क्यों सोचता है कि कुछ कवर किया जाना चाहिए। यह बहुत जटिल था और यह बहुत सहायक था। अब वह उस पत्र को पढ़ रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सही था। चैट जीपीटी 4 में हमने संस्करण 4 की चीजें ली, हमने जटिल चिकित्सा बिल ली और हमने कहा, कृपया इस बिल को मुझे समझाएं, ये क्या है और ये मेरी बीमा पॉलिसी से कैसे संबंधित है, और ये बेहद सहायक था। अवधारणाओं को अधिक सरल रूप में समझाने में सक्षम होना, यह बहुत है, उसमें मददगार है। और इसलिए ऐसे बहुत से कार्य होंगे जहां बस उत्पादकता में भारी वृद्धि होगी, जिसमें बहुत से दस्तावेज शामिल हैं। आप जानते हैं, देय राशि, प्राप्य खाते। सिर्फ स्वास्थ्य प्रणाली को ही लें, ऐसे बहुत से दस्तावेज हैं जिन्हें अब सॉफ्टवेयर निष्पक्ष रूप से और बहुत प्रभावी ढंग से वर्गीकृत कर पाएगा। हाँ, तो एक और बात जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था, आपके पास ये वास्तव में अनोखा दृष्टिकोण है। प्रौद्योगिकी के कई महत्वपूर्ण मोड़ बिंदुओं में आपकी भागीदारी। इनमें से 2 मोड़ बिंदुओं के लिए आप या तो स्वयं इस बदलाव के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे या बड़े नेताओं में से एक। तो आपके बिना हमारे पास पीसी पर्सनल कंप्यूटिंग इकोसिस्टम नहीं होता और आपने इंटरनेट को सभी के लिए उपलब्ध कराने और इसे एक सर्वव्यापी तकनीक बनाने में वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे हर कोई लाभ उठा सकता है। मुझे यह उन क्षणों में से एक और लगता है जहां बहुत कुछ बदलने वाला है और मैं सोच रहा हूं कि उन लोगों के लिए आपकी सलाह क्या हो सकती है जो सोच रहे हैं, ओह! मेरे पास यह नई तकनीक है जो अद्भुत है, जिसका मैं अब उपयोग कर सकता हूं। उन्हें इसके उपयोग के बारे में कैसे सोचना चाहिए? उन्हें कार्य की तात्कालिकता के बारे में कैसे सोचना चाहिए? क्या आप इन नए विचारों का पालन कर रहे हैं? अ, ए और यह पीसी युग और इंटरनेट युग में आपने चीज़ों के बारे में कैसे सोचा? इससे कैसे जुड़ा है? हाँ, उद्योग वास्तव में छोटे से शुरू होता है जहां कंप्यूटर व्यक्तिगत नहीं होते, और फिर माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से और कई कंपनियों के साथ हमें पर्सनल कंप्यूटर मिलता है। आईबीएम, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुत सक्रिय हो गए। आप जानते हैं, एप्पल पर बेसिक इंटरप्रेटर एक ऐसा उपकरण था जिसे मैंने एप्पल के लिए बनाया था, और यह विचार कि वाह, यह एक ऐसा उपकरण है जो दस्तावेजों को संपादित करने के लिए उपयोगी है, जिसमें आपको सभी लेखन करना होता है। आप जानते हैं, वह अद्भुत था। और फिर इंटरनेट पर उन्हें जोड़ना अद्भुत था, और फिर कंप्यूटेशन को मोबाइल फोन में ले जाना बिल्कुल अद्भुत था। तो आप जानते हैं, एक बार जब आपके पास पीसी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर उद्योग और मोबाइल फोन हो जाता है, तो डिजिटल दुनिया हमारी गतिविधियों के विशाल हिस्सों को बदल रही है। मैं अभी भारत में था देखने के लिए कि वे कैसे काम करते हैं। भुगतान डिजिटल रूप से भी, आप जानते हैं, सरकारी कार्यक्रमों के लिए। ये उस दुनिया का एक अद्भुत अनुप्रयोग है जो उन लोगों की मदद करता है जिनके पास बैंक खाते कभी नहीं होंगे, क्योंकि शुल्क बहुत अधिक हैं, ये बहुत जटिल है, और इसलिए हम उस नींव से लाभ उठाना जारी रखते हैं।
मैं इसे इस तरह देखता हूं, पढ़ने और लिखने में सक्षम कंप्यूटरों की शुरुआत उतनी ही गहरी है जितनी कि उन महत्वपूर्ण कदमों में से कोई एक। और थोड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि रोबोटिक्स मेरी अपेक्षा से थोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ा है। और मेरा मतलब स्वायत्त ड्राइविंग नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक विशेष मामला है जो विशेष रूप से कठिन है क्योंकि खुले अंत वाले वातावरण और सुरक्षा की कठिनाई के कारण है और लोग इस पर किस तरह की सुरक्षा की अपेक्षा करेंगे। लेकिन यहां तक कि उन कारखानों में भी जहां आप वास्तव में वातावरण पर बहुत अधिक नियंत्रण रखते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा उस कारखाने के पास कहीं भी नहीं दौड़ रहा है, तो थोड़ा सा लोग कह रहे हैं ठीक है, ये लोग अधिक भविष्यवाणी कर सकते हैं जो निश्चित रूप से सही है। लेकिन यहां एक मामला है जहां हमने प्राकृतिक भाषा को कम आंका और यह कंप्यूटर की उससे निपटने की क्षमता है और यह कैसे सफेद कॉलर नौकरियों को प्रभावित करता है जिसमें बिक्री, सेवा, आप जानते हैं, डॉक्टर को यह सोचने में मदद करना शामिल है कि आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड में क्या डालना है, जो मुझे लगा कि कई साल दूर था। और इसलिए सभी एआई किताबें, यहां तक कि जब वे उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो बहुत अधिक उत्पादक हो सकती हैं, गलत साबित होंगी। और चूंकि हम अभी इसकी शुरुआत में हैं, आप इसे लगभग एक उन्माद कह सकते हैं, जैसे इंटरनेट उन्माद। लेकिन आप जानते हैं, इंटरनेट उन्माद में पागलपन था, जैसे मोजे की कठपुतलियां या ऐसी चीजें जिन्हें देखकर अब हम सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे थे। यह एक बहुत ही गहरा उपकरण था जिसे अब हम सामान्य मानते हैं। और आप जानते हैं, यहां तक कि वैज्ञानिक खोज के लिए भी, आप जानते हैं, महामारी के दौरान वहां हुई तत्काल साझाकरण की उपयोगिता बस अद्भुत थी। और इसलिए यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक मील का पत्थर है, जैसा कि मैंने पूरे डिजिटल कंप्यूटर क्षेत्र में देखा है, जो वास्तव में तब शुरू होता है जब मैं काफी छोटा हूं। हाँ, ठीक है, तो मैं यह आपसे कहने जा रहा हूँ और मुझे वास्तव में आपकी प्रतिक्रिया में बहुत दिलचस्पी है क्योंकि आप हमेशा मुझे स्पष्ट रूप से बताएँगे जब कोई विचार या बात पूरी तरह से समाप्त हो गई हो। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं जिन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, उनमें से एक ये है कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है। इस तकनीक के कारण 180 सालों से जब एडा लवलेस ने पहली बार डिजिटल मशीन के लिए प्रोग्राम लिखा था, तब से आज तक डिजिटल मशीन को अपने लिए काम कराने के लिए या तो आपको एक कुशल प्रोग्रामर होना चाहिए या फिर आपको किसी अन्य तरीके से इसे चलाना होगा। एक प्रवेश बाधा है। यह आसान नहीं है या आपको एक कुशल प्रोग्रामर चाहिए जो उपयोगकर्ता की ज़रूरतों का अनुमान लगाए और ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिससे आप मशीन से कुछ करवा सकें। और यह वह बिंदु हो सकता है जहां हम उस पैटर्न को थोड़ा बदल सकते हैं, जहां क्योंकि आपके पास यह प्राकृतिक भाषा इंटरफेस है और ये एआई कोड लिख सकते हैं और जैसे वे कई सेवाओं और प्रणालियों को सक्रिय कर सकेंगे जो हम साधारण लोगों को मशीनों के साथ बहुत जटिल कार्य करने की क्षमता प्रदान करना बिना किसी विशेष ज्ञान के। इस सारी विशेषज्ञता को जिसे आपने और मैंने कई वर्षों में विकसित किया है। नहीं, बिल्कुल, हर प्रगति उम्मीद से मानक को कम करती है। इस मामले में कि कौन आसानी से इसका लाभ उठा सकता है, स्प्रेडशीट इसका एक उदाहरण था, क्योंकि भले ही आपको इन सूत्रों को समझना पड़ता था, आपको वास्तव में तर्क या प्रतीकों को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी। और इसमें इनपुट और आउटपुट को इस ग्रिड संरचना में इतनी करीब से जोड़ा गया था कि आपने उन दोनों के अलगाव के बारे में नहीं सोचा। और ये एक सुपर एब्स्ट्रैक्ट थिंकर के लिए एक तरह से सीमित करने वाला है, लेकिन ये प्रत्यक्षता के मामले में इतना शक्तिशाली था। ओह, वह सही नहीं था, मुझे इसे यहां बदलने दें। कॉर्पोरेट डेटा को लेने और प्रस्तुत करने या जटिल क्वेरी करने वाले कार्यक्रमों की एक पूरी श्रेणी है। ठीक है, क्या कोई बिक्री कार्यालय हैं जहां हमारे पास 20% हेडकाउंट गायब है और क्या बिक्री परिणाम इससे प्रभावित हो रहे हैं? अब आपको आईटी विभाग में जाकर लाइन में खड़े होने और उनके द्वारा यह सुनने की जरूरत नहीं है कि ओह, यह बहुत कठिन है या कुछ। इनमें से अधिकांश कॉर्पोरेट कंपनियां हैं। सीखने की चीजें, चाहे वह एक क्वेरी हो या रिपोर्ट या यहां तक कि एक साधारण वर्कफ्लो, जहां अगर कुछ होता है तो आप एक गतिविधि को ट्रिगर करना चाहते हैं, अंग्रेजी में विवरण ही प्रोग्राम होगा। और जब आप इसे कुछ अतिरिक्त करना चाहते हैं तो आप बस उस अंग्रेजी या जो भी आपकी भाषा हो उसे खींचेंगे और उसमें टाइप करेंगे। एंड तो क्वेरी सहायता और प्रोग्रामिंग की एक पूरी परत है जो उपयोगकर्ताओं को उनके कार्यों में मदद करती है, किसी भी कर्मचारी के लिए सुलभ होगी। और यही सच है। ठीक है, मैं कॉलेज आवेदन प्रक्रिया में हूं और जानना चाहता हूं मेरा अगला कदम क्या है और इन चीजों के लिए थ्रेशोल्ड क्या है। आज स्थिति इतनी अस्पष्ट है, इसलिए लोगों को सीधे जाकर बातचीत करने के लिए सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। यही वह थीम है जिसे सक्षम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे आश्चर्य है क्या हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं, सिर्फ तकनीक के अनुप्रयोग के संदर्भ में उन चीज़ों के लिए जिनकी आप फाउंडेशन से या अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से गहराई से परवाह करते हैं। तो आप शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बहुत परवाह करते हैं, जलवायु और टिकाऊ ऊर्जा। आप इन सभी चीज़ों पर काम कर रहे हैं और क्या आपने सोचा है कि यह तकनीक इनमें से किसी भी चीज़ को कैसे प्रभावित करती है? हाँ, यह शानदार रहा है कि पिछले पतझड़ से ही ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने गेट्स फाउंडेशन के लोगों के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के विषयों पर विचार विमर्श किया है। आप जानते हैं, वास्तव में पीटर ली प्रकाशित करने वाले हैं। उनके कुछ विचार जो अधिकतर समृद्ध दुनिया के स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं।
लेकिन यह काफी स्पष्ट है कि वह काम एक तरह से स्वास्थ्य प्रणालियों में और भी अधिक अद्भुत है, जहां आपके पास बहुत कम डॉक्टर हैं और किसी भी प्रकार की सलाह प्राप्त करना इतना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, और इसलिए यह अविश्वसनीय है। यह सोचना कि क्या हम एक निजी ट्यूटोरियल पा सकते हैं, क्या वह आपकी मदद करता है? क्या आप जब आप कुछ लिखते हैं, अगर आप किसी अद्भुत स्कूल में जा रहे हैं, हाँ, शिक्षक लाइन दर लाइन जा सकता है और आपको प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन आप जानते हैं, कई बच्चों को लेखन पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिलती। और ऐसा लगता है कि सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया यह लेखन पर प्रतिक्रिया देने का एक बढ़िया उपकरण है। यह विडंबनापूर्ण है कि लोग पूछ रहे हैं, अच्छा, इसका क्या मतलब है कि क्या लोग धोखा देकर कंप्यूटर से लिखा हुआ काम जमा कर सकते हैं? जैसे कि जब कैलकुलेटर आए थे, तो हे भगवान, हम जोड़ने और घटाने के बारे में क्या करने वाले हैं? और ज़ाहिर है, उन्होंने ऐसे हालात बनाए जहां कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, और उन्होंने किया। वी गॉट, हमने बिना किसी दिक्कत के उसे पार कर लिया। ये एक बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा सबसे दिलचस्प अनुप्रयोग है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य दूसरा सबसे दिलचस्प है। स्पष्ट रूप से बिक्री और सेवा में व्यावसायिक अवसर हैं। चीजें टाइप करें और आपको पता है कि ऐसा होगा। आपको उस पर किसी फाउंडेशन टाइप के एंगेजमेंट की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, हमने सोल खान के साथ बहुत विचार विमर्श किया है। यह बहुत आशाजनक लगता है क्योंकि 30 या 20 के क्लास साइज में आप एक छात्र को व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे सकते। आप उनकी प्रेरणा या उन्हें क्या व्यस्त रखता है, यह नहीं समझ सकते। वे कक्षा से आगे या पीछे हो सकते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न विषय क्षेत्रों में संवाद स्थापित करने और उचित प्रतिक्रिया देने से पहली बार शिक्षा प्रदान करने में अधिक सफलता मिलने की संभावना है। यह दृष्टिकोण शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकता है। अब हमें मानना होगा कि विकिपीडिया लेख देखना या आपको चीजें टाइप करके अच्छे से प्रिंट करने में मदद करना, इन सामान्य कामों को छोड़कर, आप जानते हैं, यह धारणा कि कंप्यूटर क्रांति लाने वाले थे। शिक्षा अभी भी काफी हद तक स्थिर है, हमारे सामने हमारे पीछे से अधिक है। मेरा मतलब है, हाँ, कुछ गेम्स बच्चों को आकर्षित करते हैं, लेकिन आप जानते हैं, अमेरिका में औसत गणित स्कोर पिछले 30 वर्षों में ज्यादा नहीं बढ़ा है। और इसलिए जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, वे नहीं कह सकते कि हम उसका श्रेय चाहते हैं। किस बात का श्रेय? ये पहले से बहुत बेहतर नहीं है। स्पष्ट रूप से वही कंप्यूटर वहां कुछ चमत्कार नहीं किया। और मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 वर्षों में हम सीखने और आपकी सीखने में कैसे मदद की जा सकती है, इसके बारे में बहुत अलग तरीके से सोचेंगे, न कि सिर्फ सामग्री देखने के तरीके से। हाँ, और मुझे पता है कि आप इसके बारे में एक वैश्विक समस्या के रूप में सोचते हैं। मेरी पत्नी और मैं अपने परिवार फाउंडेशन के साथ इसके बारे में वंचित बच्चों के लिए एक स्थानीय समस्या के रूप में सोचते हैं। एक आम बात जो हम देखते हैं वह यह है कि माता-पिता की भागीदारी बच्चों के शैक्षिक परिणामों में बड़ा अंतर लाती है। और अगर आप सिलिकॉन वैली में ईस्ट सैन होजे या ईस्ट पालो आल्टो में प्रवासियों के बच्चों को देखें, तो अक्सर माता-पिता 2-3 नौकरियां कर रहे होते हैं। वे इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने बच्चों के साथ जुड़ने में कठिनाई होती है, और कभी-कभी वे अंग्रेजी नहीं बोलते, इसलिए उनके पास भाषाई क्षमता भी नहीं होती। और आप सोच सकते हैं कि ऐसी तकनीक क्या कर सकती है, जहां वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं। यह माता-पिता और शिक्षक के बीच की खाई पाट सकता है, और यह, आप जानते हैं, वहां मौजूद रह सकता है। माता-पिता को समझने में मदद करें, जैसे आप जानते हैं, बच्चे के लिए बाधाएं कहाँ हैं, और बच्चे की ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत हो सकता है, और उन चीज़ों में उनकी मदद कर सकता है जिनमें वे संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करना, मुझे लगता है, वास्तव में बहुत रोमांचक है। हाँ, भाषा, सिर्फ भाषा की बाधाएं, आप जानते हैं, हम अक्सर इसके बारे में भूल जाते हैं। और यह विकासशील दुनिया में सामने आता है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, और मैं उस यात्रा के हिस्से के रूप में बैंगलोर रिसर्च लैब में था। और आप जानते हैं, वे इन उन्नत तकनीकों को ले रहे हैं और भाषाओं की विविधता से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह कोई बड़ी बाधा नहीं है। आपके द्वारा अपने घर पर GPT-4 डिनर में कही गई एक बात यह थी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास के शुरुआती दौर में एक ऐसा डेमो देखने का अनुभव हुआ था, जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग उद्योग के विकास के बारे में आपकी सोच को बदल दिया था, और इसके कारण आपने कंपनी की दिशा बदल दी थी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप इसे सबके साथ शेयर करने को तैयार होंगे? हाँ, तो जेरॉक्स कंपनी ने अपनी फोटोकॉपी मशीनों पर बहुत सारा पैसा कमाया था। उनके कॉपी मशीनों ने बाजार में धूम मचा दी थी। वे आगे निकल गए थे। आप जानते हैं, उनके पेटेंट वहां थे। जापानी प्रतिस्पर्धा अभी आई नहीं थी। इसलिए उन्होंने पालो आल्टो में एक रिसर्च सेंटर बनाया, जिसे हमेशा उसके संक्षिप्त नाम पालो आल्टो रिसर्च सेंटर पार्क के नाम से जाना जाता था। और पार्क में उन्होंने प्रतिभाओं का एक अविश्वसनीय समूह इकट्ठा किया। बॉब टेलर और अन्य लोग प्रतिभा के बहुत अच्छे पारखी थे। तो आपको एलन के, चार्ल्स सिमोनेली, बटलर लैम्सन मिलते हैं। और मैं किसी को बाहर नहीं करना चाहता, लेकिन वहां कई अन्य लोग हैं जिन्होंने ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मशीन बनाई। वे अकेले न थे। यूरोप में भी कुछ लोग इन चीजों पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे कई चीजों के साथ जोड़ा। उन्होंने इसे एक नेटवर्क पर रखा, उन्होंने एक लेजर प्रिंटर प्राप्त किया, और चार्ल्स सिमोन वहां इसे प्रोग्राम कर रहे थे। उन्होंने एक वर्ड प्रोसेसर बनाया जो उस ग्राफिकल बिटमैप स्क्रीन का उपयोग करता था और आपको फॉन्ट जैसी चीजें करने की अनुमति देता था, जो अब हमारे लिए सामान्य हो गई हैं। और इसलिए मैं रात में पार्क में चार्ल्स से मिलने गया, और आप जानते हैं, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने इस ब्रावो वर्ड प्रोसेसर के साथ क्या किया था। और फिर उन्होंने लेजर प्रिंटर पर उन सभी चीजों का एक दस्तावेज प्रिंट किया जो कि जानी चाहिए थी। आप जानते हैं, अगर आपके पास होता
अगर सस्ते व्यापक कंप्यूटर होते। और हमने उस पर विचार मंथन किया और उन्होंने दस्तावेज अपडेट करके फिर से प्रिंट किया और इसने बस मेरे दिमाग को उड़ा दिया। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए आगामी एजेंडा और योजनाएं, हमें इस पर विचार करना होगा। उससे बाहर आया जैसे कि अंदर था। 1969 में मैं उनके साथ था। और तुलना करें, कंप्यूटर अभी भी पूरी तरह से कैरेक्टर मोड में है। तो यही वह समय है जब मैक के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की प्रतिबद्धता उभरती है, जब स्टीव जॉब्स को जेरॉक्स पार्क में बॉब बेलविले के साथ एक समान अनुभव होता है। और जेरॉक्स ने एक बहुत महंगी मशीन बनाई जिसे स्टार कहा जाता था, और उन्होंने इसकी केवल कुछ हजार इकाइयां ही बेची। आप जानते हैं, लोग वर्ड प्रोसेसिंग को ऐसी चीज नहीं मानते थे जिसके लिए आप पैसे देंगे। आपको सचमुच सबसे निचले स्तर पर आना पड़ा था। पीसी शुरू में कैरेक्टर मोड में थे, पर बाद में ग्राफिक्स और वर्ड प्रोसेसिंग का समर्थन करने लगे। आप जानते हैं, तो मैंने चार्ल्स को नियुक्त किया। चार्ल्स वर्ड और एक्सेल का उपयोग करने और हमारी कई महान चीजों में मदद की। और अंततः आप जानते हैं, चार्ल्स के मुझे अपनी सोच दिखाने और हमारे ब्रेनस्टॉर्म करने के 15 साल बाद हमने विंडोज और ऑफिस के माध्यम से विंडोज और मैक दोनों पर उस विचार को काफी हद तक हासिल कर लिया था। लेकिन इसलिए मैंने समूह को बताया कि वह दूसरा डेमो था जिसने मेरा दिमाग उड़ा दिया था और मुझे सोचने पर मजबूर किया, ठीक है, अगले 5 से 10 वर्षों में क्या हासिल किया जा सकता है। हमें इस ब्रेक थ्रू का फायदा उठाते हुए अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए, यहां तक कि उन अपूर्णताओं के साथ भी जिन्हें हम समय के साथ कम करेंगे। हाँ, यह वाकई एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक किस्सा था जो आपने हमारे साथ साझा किया। इसमें बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो शायद यहाँ एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि इसे कहना ज़रूरी है जाने से पहले, या शायद 2 और बातें। तो आपको क्या लगता है कि वे कौन से बड़े चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए? आप जानते हैं, अगले 5 से 10 साल की अवधि में। तो जैसे इस अर्थ में, जैसे मेरे पास चार्ल्स द्वारा लिखा यह कागज़ का टुकड़ा है, ये मेरी डेस्क पर फ्रेम में है। क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि यह एक तकनीकी चक्र की सबसे अविश्वसनीय भविष्यवाणियों में से एक थी जो किसी ने भी कभी लिखी हो। और जैसे मुझे नहीं पता क्यों हर कोई इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, ये ना, जैसे ये बस अविश्वसनीय है। लेकिन जैसे आप अगले 5 से 10 वर्षों में हमारे सामने क्या है, इसके बारे में सोचते हैं, आपकी चुनौती क्या है, न केवल माइक्रोसॉफ्ट के लिए बल्कि दुनिया में हर उस व्यक्ति के लिए जो इसके बारे में सोचेगा। आपको क्या लगता है कि हमें किस पर वाकई कड़ी मेहनत करनी चाहिए? खैर, कुछ होगा। इन एल्गोरिदम को निष्पादित करने के तरीके में नवाचारों का एक सेट। आप जानते हैं, बहुत सारे चिप्स हैं और ऊर्जा को कम करने के लिए सिलिकॉन से ऑप्टिक्स में कुछ बदलाव हो रहा है। इतनी अधिक लागत वाला नवाचार जहां एनवीडिया आज अग्रणी है, लेकिन दूसरे उन्हें चुनौती देंगे क्योंकि वे बेहतर हो रहे हैं और कुछ क्रांतिकारी दृष्टिकोणों का उपयोग कर रहे हैं। हम इन चीजों पर निष्पादन की लागत और प्रशिक्षण को आज की तुलना में काफी कम करना चाहते हैं। आदर्श रूप से हम उन्हें ऐसी जगह पर ले जाना चाहेंगे जहां आप उन्हें अक्सर स्वनिहित क्लाइंट डिवाइस पर कर सकते हैं। इन चीजों के लिए क्लाउड तक जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है जिसका यह उपयोग करता है। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर पक्ष में एक विशाल चुनौती है यह पता लगाने की कि ठीक है, क्या आपके पास इस चीज के कई विशेष संस्करण हैं या आपके पास एक है जो बस बेहतर होता जाता है और वहां भारी प्रतिस्पर्धा होगी। ये 2 दृष्टिकोण, यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट में भी हम दोनों को एक साथ समानांतर रूप से आगे बढ़ाएंगे। आदर्श रूप से एक सीमित डोमेन के भीतर हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी सटीकता प्रमाणित रूप से बहुत अधिक है, उन क्षेत्रों को सीमित करके जहां यह काम करता है, और प्रशिक्षण डेटा और शायद कुछ पूर्व जांच, पोस्ट जांच तर्क के द्वारा जो उस पर लागू होता है। मुझे पक्का लगता है कि बिक्री और सेवा क्षेत्रों में सुधार करना जरूरी है। वहां बहुत कुछ किया जा सकता है और वह अत्यंत मूल्यवान है। यह धारणा कि यह एक उभरती हुई क्षमता है, इसका मतलब है कि और भी अधिक स्केल अप करने की कोशिश करने का दबाव वहां रहेगा। अब कौन से कॉर्पस मौजूद हैं? आप जानते हैं, एक बार जब आप हर टेक्स्ट और वीडियो के टुकड़े से आगे निकल जाते हैं, तो क्या आप कृत्रिम रूप से चीजें उत्पन्न कर रहे हैं? और क्या आप अभी भी देखते हैं कि स्केल अप करने पर सुधार होता है? स्पष्ट रूप से इसका पीछा किया जाएगा। और आप जानते हैं, यह महत्वपूर्ण तथ्य कि इस परियोजना में अरबों डॉलर खर्च होते हैं, वह इसके बहुत तेज गति से आगे बढ़ने के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगा। निश्चित रूप से यह प्रगति जारी रहेगी। और फिर बहुत सारी सामाजिक चीजें हैं कि ठीक है, हम इसे शिक्षा में कहां धकेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह तुरंत छात्र प्रेरणा या छात्र संज्ञान को समझ लेगा। उन्हें बहुत सारे प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और इसे ऐसे वातावरण में शामिल करना होगा जहां वयस्क छात्र की सहभागिता और प्रेरणा को देख सकें। और इसलिए भले ही आप शिक्षक को बहुत काम से मुक्त कर देते हैं, फिर भी व्यक्तिगत संबंध के पहलू, आप अभी भी चाहेंगे कि उन ट्यूटरिंग सत्रों से निकलने वाला सारा संदर्भ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। शिक्षक या मरीज के साथ चल रहे संवाद में मदद करें। और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट मनुष्यों को अधिक उत्पादक बनाने की बात करता है। तो कुछ चीजें स्वचालित हो जाएंगी, लेकिन कई चीजें सिर्फ सुविधाजनक बनाई जाएंगी जहां अंतिम संपर्क बहुत हद तक एक इंसान है, लेकिन ऐसा इंसान जो पहले से कहीं ज्यादा काम कर पाता है।
तो इससे पैदा होने वाली चुनौतियों और अवसरों की संख्या वास्तव में अविश्वसनीय है। और आप जानते हैं, मैं देख सकता हूं कि ओपन एआई टीम इससे कितनी जुड़ी हुई है। मुझे यकीन है कि ऐसी कई टीमें हैं जिन्हें मैं नहीं देख पाता, जो इस दिशा में प्रयास कर रही हैं और उद्योग के आकार को प्रभावित कर रही हैं। मेरा मतलब है, जब जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, सॉफ्टवेयर उद्योग एक छोटा उद्योग था। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, हम में से अधिकांश को एक पैनल पर रख सकते थे और वे शिकायत कर सकते थे कि मैंने बहुत मेहनत की और इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं, हम सब इस पर हंस सकते हैं। आप जानते हैं, अब यह एक वैश्विक उद्योग है और इसलिए इसे पकड़ना या समझना कठिन है। मुझे साप्ताहिक पत्रिका मिलती है, एआई के बारे में लिखे जा रहे सभी विभिन्न लेखों का संकलन। आप जानते हैं, ओह, क्या हम इसे नैतिक प्रश्नों के लिए उपयोग कर सकते हैं? जो मुझे पूछने के लिए मूर्खतापूर्ण लगता है, पर ठीक है, लोग जो चाहें पूछ सकते हैं। और इस चीज में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता है, क्योंकि इसमें शामिल लोग, संसाधन और कंपनियां अन्य सफलताओं की तुलना में कहीं अधिक हैं। मैंने कुछ चीजें उठाई और उन्हें जीने का सौभाग्य प्राप्त किया। हाँ, मेरा मतलब है, मेरे लिए जो चीज़ें वास्तव में आकर्षक रही हैं और मुझे लगता है कि मैं यह सिर्फ़ उन लोगों को याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, जो कंप्यूटर साइंस में करियर बनाने और प्रोग्रामर बनने के बारे में सोच रहे हैं। सो मैंने अपना अधिकांश प्रशिक्षण समय एक कंप्यूटर वैज्ञानिक के रूप में और शुरुआती करियर में एक सिस्टम व्यक्ति के रूप में बिताया। इसीलिए मैंने कंपाइलर और बहुत सारी असेंबली भाषा लिखी और प्रोग्रामिंग भाषाओं को डिज़ाइन किया, जो मुझे पता है आपने भी किया था। मुझे लगता है कि ग्रेजुएट स्कूल में समानांतर अनुकूलन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जो मैंने पढ़ा, वह स्कूल छोड़ने के बाद भी मेरे साथ रहा। और गूगल पर गया और सोचा कि मैं इन चीज़ों का फिर कभी उपयोग नहीं करूँगा। और फिर अचानक अब हम मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं और ये चीज़ें फिर से प्रासंगिक हो गई हैं। और मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। मैं सोचता हूँ कि युवा प्रोग्रामर बिल गेट्स किस पर काम कर रहे होंगे। अगर आप अभी इस मिश्रण में होते, जैसे इन चीज़ों के लिए कोड लिख रहे होते, क्योंकि काम करने के लिए बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि 20 साल के युवा प्रोग्रामर के रूप में इस तकनीकी स्टैक में कौन-सी चीज़ें आपको वास्तव में उत्साहित करेंगी? खैर, इसमें एक तत्व है जो काफी गणितीय है। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा गणित किया और वह मेरे लिए प्रोग्रामिंग का एक द्वार था, जिसमें संख्यात्मक मैट्रिसेस और उनकी गुणधर्मों के साथ सभी प्रकार की पागल चीजें शामिल थीं। और इसलिए कुछ लोग बिना गणितीय पृष्ठभूमि के प्रोग्रामिंग में आए हैं, जिन्हें थोड़ा गणित सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह बहुत कठिन है, लेकिन उन्हें इसे करना चाहिए, ताकि जब आप उन मजेदार समीकरणों को देखें तो आप कह सकें, ओह ठीक है, मैं इसके साथ सहज हूं, क्योंकि बहुत सारी गणनाएं होती हैं। ये क्लासिक प्रोग्रामिंग के बजाय उस प्रकार की चीज होगी। ये विरोधाभास है। जब मैंने शुरुआत की थी, छोटे प्रोग्राम लिखना बहुत आवश्यक था। जैसे आप जानते हैं, ओरिजिनल मैकिन्टोश 128 के मशीन है, 128 के बाइट्स, जिसमें से 22 के बिटमैप स्क्रीन है। और इसलिए लगभग कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख सकता था जो उसमें फिट हो। और इसलिए माइक्रोसॉफ्ट, हमारा दृष्टिकोण, हमारे उपकरण हमें उस मशीन के लिए कोड लिखने देते हैं। और वास्तव में केवल हम और एप्पल सफल हुए। फिर जब यह 512 के हो गया तो कुछ लोग सफल हुए, लेकिन फिर भी लोगों को यह बहुत कठिन लगा। और मुझे याद है कि जब मेमोरी 4 गीगाबाइट हो गई, तो सभी प्रोग्रामर वे अनुशासन और अनुकूलन को नहीं समझते और उन्हें बस बर्बाद करने की अनुमति दी जाती है, संसाधन। लेकिन अब जब आप अरबों पैरामीटर के साथ काम कर रहे हैं, विचार यह है, क्या मैं इनमें से कुछ पैरामीटर छोड़ सकता हूं? क्या मैं उन पैरामीटरों को सरल बना सकता हूं? क्या मैं विभिन्न चीजों की पूर्व गणना कर सकता हूं? अगर मेरे पास कई मॉडल हैं, तो क्या मैं सभी को रखने के बजाय मॉडलों के बीच डेल्टा रख सकता हूं? सभी अनुकूलन जो इन बहुत संसाधन सीमित मशीनों पर समझ में आते थे, उनमें से कुछ ही वास्तव में समझ में आते थे। इस दुनिया में वापस आते हैं जहां आप अरबों ऑपरेशंस या सचमुच सैकड़ों अरबों ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, हम यहां हैं। और गूगल पर गया और सोचा कि मैं इन चीज़ों का फिर कभी उपयोग नहीं करूँगा। और फिर अचानक अब हम मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं और ये सब फिर से प्रासंगिक हो गया है। और मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है, जैसे मैं सोचता हूँ कि युवा प्रोग्रामर बिल गेट्स किस पर काम कर रहे होंगे। अगर आप अभी इस मिश्रण में होते, जैसे इन चीज़ों के लिए कोड लिख रहे होते, क्योंकि काम करने के लिए बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं। आपके विचार में 20 कुछ साल के युवा प्रोग्रामर के रूप में इस तकनीकी स्टैक में कौन-सी चीज़ें आपको वास्तव में उत्साहित कर सकती हैं? खैर, इसमें एक तत्व है जो काफी गणितीय है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने बहुत सारा गणित किया और वह मेरे लिए प्रोग्रामिंग का एक द्वार था, जिसमें संख्यात्मक मैट्रिसेस और उनकी गुणधर्मों के साथ सभी प्रकार की पागल चीजें शामिल थीं। और इसलिए कुछ लोग बिना गणितीय पृष्ठभूमि के प्रोग्रामिंग में आए हैं, जिन्हें थोड़ा गणित सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह बहुत कठिन है, लेकिन उन्हें इसे करना चाहिए, ताकि जब आप उन मजेदार समीकरणों को देखें तो आप कह सकें, ओह ठीक है, मैं इसके साथ सहज हूं, क्योंकि बहुत सारी गणना होती है। क्लासिक प्रोग्रामिंग के बजाय इस तरह की चीजें होंगी। यह विरोधाभास है। जब मैंने शुरुआत की थी, तो छोटे प्रोग्राम लिखना बहुत जरूरी था। जैसे आप जानते हैं, ओरिजिनल मैकिन्टोश 128 के मशीन है, 128 के बाइट्स, जिसमें से 22 के बिटमैप स्क्रीन है। और इसलिए लगभग कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख सकता था जो उसमें फिट हो। और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट, हमारा दृष्टिकोण, हमारे उपकरण हमें उस मशीन के लिए कोड लिखने देते हैं।
और वास्तव में केवल हम और एप्पल सफल हुए। फिर जब ये 512 के हो गया तो कुछ लोग सफल हुए, लेकिन फिर भी लोगों को यह बहुत कठिन लगा। और मुझे याद है कि जब मेमोरी 4 गीगाबाइट हो गई तो सभी प्रोग्रामर वे अनुशासन और अनुकूलन को नहीं समझते और उन्हें बस बर्बाद करने की अनुमति दी जाती है, संसाधन। लेकिन अब जब आप अरबों पैरामीटर्स के साथ काम कर रहे हैं, विचार ये है, क्या मैं कुछ पैरामीटर्स छोड़ सकता हूं? क्या मैं कुछ पैरामीटर्स को सरल बना सकता हूं? क्या मैं विभिन्न चीजों की पूर्व गणना कर सकता हूं? अगर मेरे पास कई मॉडल्स हैं तो क्या मैं सभी को रखने के बजाय मॉडल्स के बीच डेल्टास रख सकता हूं? सभी अनुकूलन जो इन बहुत संसाधन सीमित मशीनों पर समझ में आते थे, उनमें से कुछ ही वास्तव में समझ में आते थे। इस दुनिया में वापस आते हैं जहां आप अरबों ऑपरेशंस या सचमुच सैकड़ों अरबों ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, हम बहुत अधिक मात्रा में चीजें, वास्तव में कठिन विज्ञान की किताबों से लेकर कथा साहित्य तक सब कुछ। तो आप वास्तव में कितना पढ़ते हैं? बिल गेट्स के लिए पढ़ने की एक विशिष्ट गति क्या है? अगर मैं एक सप्ताह में कोई किताब नहीं पढ़ता हूं तो मुझे सच में यह देखना चाहिए कि उस सप्ताह मैंने क्या किया था। अगर मैं छुट्टी पर हूं तो मैं 5, 6 या 7 किताबें पढ़ने की उम्मीद रखता हूं। बेशक किताबें आकार में काफी भिन्न होती हैं। आप जानते हैं, साल भर में मुझे करीब पढ़ने में सक्षम होना चाहिए 80 से अधिक किताबें। आप जानते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझसे भी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। वे हर दिन नई कहानियों में खो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, ओ भगवान। आप जानते हैं, मुझे तय करना है कि मैं कौन सी आध्यात्मिक किताबें पढ़ने जा रहा हूं। मैं अभी भी, आप जानते हैं, स्टीवन पिंकर की सभी किताबें पढ़ता हूं। आप जानते हैं, कुछ लेखक इतने गहन हैं और मेरी सोच को आकार दिया है, लेकिन पढ़ना एक प्रकार का आराम है। जब मैं पीछे रह जाता हूं, मुझे अधिक कथा साहित्य पढ़ना चाहिए। मेरी गैर कथा सूची हावी होने की प्रवृत्ति रखती है, और फिर भी आप जानते हैं कि लोगों ने मुझे ऐसी अच्छी कथा सामग्री सुझाई है, और इसीलिए आप जानते हैं, मैं अपनी पढ़ने की सूची गेट्स नोट्स पर साझा करता हूं। तो आपके लिए ओवर अंडर क्या है? आप इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि आप डेविड फॉस्टर वॉलेस की इन्फिनिट जेस्ट पढ़ना चाहते हैं। क्या यह 23 में संभव होगा? खैर, अगर यह परेशान करने वाली एआई प्रगति नहीं होती जो मेरा ध्यान भटका रही है, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह सच है, मैंने आवंटित किया है। और अत्यधिक उत्साह के साथ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट ग्रुप्स के साथ अधिक समय बिताने और यह समझने का अवसर मिलता है कि इसका सुरक्षा के लिए क्या मतलब है, इसका ऑफिस के लिए क्या मतलब है, इसका हमारे डेटाबेस प्रकार की चीज के लिए क्या मतलब है। क्योंकि मुझे इस प्रकार का ब्रेनस्टॉर्मिंग पसंद है, क्योंकि नए क्षितिज खुल जाते हैं। तो नहीं, ये सब आपकी ही गलती है। इस साल को इन्फिनिट जेफ्स नहीं। बढ़िया। खैर, मैं इस ट्रेड के लिए आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि पिछले 6 महीनों में आपका हमें इन सब चीज़ों पर विचार करने में मदद करना वाकई शानदार रहा है। तो इसके लिए और आज पॉडकास्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। नहीं, ये मजेदार है। केविन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ होने के लिए बिल को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी ने इस बातचीत का आनंद उतना ही लिया जितना मैंने। इस बातचीत के बारे में बहुत सी अच्छी बातें हैं जो उन बातचीतों का प्रतिबिंब हैं जो हम पिछले कुछ महीनों से बिल के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम इस अद्भुत क्रांति के बारे में सोच रहे हैं। उन चीज़ों में से एक जो मैंने की पिछले कुछ महीनों में, बिल से मैंने सबसे ज़्यादा यह सीखा है कि जब हम सोचते हैं कि एआई का भविष्य के लिए क्या मतलब है, तो उन्होंने कैसे सोचा था कि पर्सनल कंप्यूटिंग और माइक्रो प्रोसेसर और पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रांति का दुनिया के लिए क्या मतलब था जब वे माइक्रोसॉफ्ट को शुरू से बना रहे थे, और यहाँ तक कि उनके लिए कैसा महसूस हुआ था जब वे इंटरनेट क्रांति को दुनिया तक पहुँचाने में मदद करने वाले नेताओं में से एक थे। आज की बातचीत के वे हिस्से जहां वे अपने कुछ अनुभवों का वर्णन कर रहे थे, जैसे कि उनकी पहली मुलाकात जो उन्होंने चार्ल्स सिमोनी के साथ जेरोक्स पार्क में की थी, जहां उन्होंने दुनिया के पहले ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसर्स में से एक देखा था, और यह देखकर और चार्ल्स के साथ बात करके न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बल्कि आने वाले वर्षों में दुनिया के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ। बिल को उन चीज़ों के लिए अपने जुनून के बारे में बात करते हुए सुनना जो गेट्स फाउंडेशन कर रहा है, और ये एआई तकनीकें उन चीज़ों के लिए क्या मायने रखती हैं, जैसे कि शायद हम इन तकनीकों का उपयोग दुनिया के उन लोगों के लिए कुछ लाभों को तेज करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें इस तरह की तकनीकों की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि वे बेहतर और अधिक सफल जीवन जी सकें। तो फिर से आज पॉडकास्ट पर बिल से बात करने में सक्षम होना एक शानदार अवसर है। अगर आपके पास हमसे साझा करने के लिए कुछ है तो कृपया behindthetichy.microsoft.com पर ईमेल करें। आप अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर बिहाइंड द टेक को फॉलो कर सकते हैं या YouTube पर पूरे वीडियो एपिसोड देख सकते हैं। ट्यून करने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।